नमस्कार, मैं आकाश और आज हम पहुंचे हैं आजमगढ़ जिले में। आजमगढ़ जिले में वहां पहुंचे हैं जहां एक संघर्षशील महिला रहती है जो अपने समाज के प्रति और अन्य समाज के प्रति दिन रात लगी रहती है। चाहे गाजीपुर हो, बलिया हो, बनारस हो, आजमगढ़ हो, कहीं भी अगर अत्याचार के मामले में सुनती है तो सर्वप्रथम और सबसे आगे महिला के रूप में आवाज को उठाती है। चलिए हम उनके आवाज पे पहुंचे, उनके यहाँ पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कहते हैं और क्या उनकी विचारधाराएं हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। पहले तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप नेटवर्क हिंदुस्तान न्यूज को समय दिया, अपना कीमती समय दिया। जी। और तो सबसे पहले भैया मैं आपके नेटवर्क हिंदुस्तान के चैनल पे सबसे पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम सरोज चौहान और मैं समाजवादी पार्टी की महिला सभा अध्यक्ष विधानसभा मेहनगर से हूँ। और यहाँ मैं एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। और मैं हर समाज के लोगों के साथ होते हुए अन्याय के खिलाफ मैं आवाज उठाने का काम भी करती हूँ। और मैम मैंने अभी आपका सोशल मीडिया देखा कि आप रहने वाली आजमगढ़ के, बट जब अन्याय होता है औरों के प्रति, लोगों को, तो आप सबसे महिला होके सर्वप्रथम आप वहां पहुंचती हैं। कैसे इतना अंदर से डेडिकेशन होता है? इसलिए होता है भैया कि जहाँ पे मैं सुनती हूँ कि यहाँ पे अन्याय हुआ है और वहाँ पे प्रशासन गुमराह कर रही है वहाँ के लोगों को, तो मुझसे रहा नहीं जाता है। हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे अपने वहाँ के लोगों को गुमराह होने से बचा सकती हूँ और प्रशासन के खिलाफ भी आवाज उठा सकती हूँ। और जो ये प्रशासन बिकाऊ हो चुकी है इस बीजेपी की सरकार में, तो बीजेपी की भी सरकार में मैं अपनी आवाज उठा सकूं, क्योंकि हर महिलाएं नहीं अपनी बातों को बोल पाती हैं, न कह पाती हैं। तो चूंकि मैं अगर दूर दराज कहीं भी जाती हूँ तो इतना तो महिलाओं के अंदर वो ऊर्जा जागती है कि अगर कोई आजमगढ़ जिले से गोरखपुर में महिला आई है और हम लोग गोरखपुर से ही होकर हम अपने महिलाओं का साथ सपोर्ट नहीं दे पाते, अपने समाज का सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो मैं बस इसीलिए जाती हूँ कि वहां के लोग जागरूक हो जाएं, अपनी आवाज को उठाने का काम करें और अपने ऊपर होते हुए अत्याचार और अन्याय के लिए वो लोग लड़ सके, सरकार से भी, प्रशासन से भी, चाहे किसी से भी। आपने मैम गोरखपुर की बात की तो मैंने गोरखपुर की घटना के बारे में बताता हूँ। मैम एक गोरखपुर में घटना हुआ था, राजकुमार चौहान हत्याकांड, जिसमें आपने भी गया था वहां पर, वहां उसको गए कार्रवाई के लेके, घर परिवार से मिले। तो मैम उस हत्याकांड पे आप क्या कहेंगे, कैसे क्या हुआ? क्योंकि जो राजकुमार चौहान जी आप ही वर्ग के, आप ही के समाज से आते हैं। देखिए भैया, सबसे पहले तो मैं गोरखपुर की हत्या के लिए यही कहना चाहूंगी कि अभी आज तक राजकुमार चौहान जी के परिवार को और राजकुमार चौहान जी को न्याय नहीं दिला पाई है सरकार। और बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे राजकुमार चौहान जी भाजपा के नेता थे, भाजपा के समर्थक थे और गोरखपुर की धरती जो आदित्यनाथ योगी जी का संसदीय क्षेत्र है और उनका वहां का खुद का घर भी है, और वहां के ही नेता अगर बीजेपी के नेता नहीं वहां पे सुरक्षित हैं, तो मैं ऑल डिस्ट्रिक्ट, ऑल अपने प्रदेश की बात अगर मैं कहूं तो इस बीजेपी की सरकार में असुरक्षित महसूस हम लोग कर रहे हैं। मैम आपने बताया कि राजकुमार चौहान जी बीजेपी ही के नेता थे और बीजेपी ही के कार्यकाल में उनकी हत्या हो गई। और बीजेपी के नेता ही मारे हैं, बीजेपी के नेता थे हमारे राजकुमार चौहान जी, बीजेपी के नेता ही मारे हैं और बीजेपी की सरकार में ही उनकी हत्या की गई है। और ये एक हत्या ही नहीं है, ये पूरे चौहान समाज की हत्या है भैया, और एक राजनैतिक हत्या है। गोरखपुर के एक वो राजनीति में एक उभरते हुए सितारा थे, उनको कहा जाता था कि ये चौहान समाज के एक मसीहा भी थे राजकुमार चौहान जी, जो हमारे सबसे बड़े चौहान समाज की हस्ती भी थे पूर्वांचल के, जो आज इस बीजेपी की सरकार में हमारे चौहान समाज की हस्ती को गोरखपुर से मिटा दिया गया है। और वहां पे मैं देख रही हूँ कि कोई भी चौहान अब राजनीति में उभर कर नहीं आने वाला है। ऐसा क्यों मैम? आखिरकार आपने बताया राजकुमार चौहान की हत्या का आखिर चौहानों के प्रति ऐसी बीजेपी सरकार क्यों कर सकती है? क्योंकि उसी बीजेपी सरकार में एक कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान भी है, तो वो भी वहां पे गए थे। तो मैम आखिर जो बीजेपी, आपने बोला कि बीजेपी हत्या जानबूझ कर करवाई, जो भी, तो मैम चौहानों की इतना पीछे क्यों करना चाहती है? देखिए भैया, अगर मैं आप दारा चौहान की बात कहें तो दारा चौहान जी वहां पे पहुंचे हुए थे और
दारा चौहान जी ने परिवार को 10 लाख हाँ मुआवजा भी देने का बात कहे थे, और दिए कि नहीं दिए मुझे नहीं पता है, लेकिन कहे थे वो। लेकिन मैं यही कहूंगी कि हमारे दारा सिंह चौहान जी हमारे चौहानों की उम्मीद नहीं बन सकते हैं। अगर वो बने हैं तो सिर्फ वो बीजेपी के कठपुतली बने हुए हैं। जैसे वो सरकार कहती है, जो चीज वो कहती है, हमारे दारा सिंह चौहान जी वही करते हैं। उससे आगे एक भी चीज वो नहीं कर पाएंगे। और मैम अगर दारा सिंह चौहान अगर कठपुतली नहीं रहते, वो दमदारी से आवाज उठाते राज्यसभा में और विधानसभा में, लोकसभा में, हर जगह उनकी वजह से उनका भैया का जाता हत्या का। लेकिन दारा सिंह चौहान सिर्फ मुआवजा देने की बात कहकर चले गए, और मुआवजा दिए कि नहीं दिए तो मुझे नहीं पता है। दिए भी होंगे चाहे नहीं दिए होंगे, उसको मैं नहीं बता सकती हूँ पूर्ण तरीके से। लेकिन दारा सिंह चौहान चौहान के नेता नहीं है, वो बीजेपी के नेता हैं, और बीजेपी जैसे कहेगी वैसे वो करेंगे। बीजेपी जिसके लिए उनको रखी है उन्हीं के लिए वो काम भी करेंगे। अगर चौहान समाज के ऊपर जो भी आपदाएं विपदाएं आती है, चौहान समाज अपना अगर कोई सहयोग के लिए, अपनी पैरवी के लिए अगर जाता है, तो वो उनकी बातों को इग्नोर करने का काम करते हैं। और मैम जैसे कि ओम प्रकाश राजभर जी अपने समाज के प्रति एक बड़े नेता माने जाते हैं, राजभर समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। और मैम एक निषाद जी हैं जिनका 1 मई को रैली होने जाती है, निषाद पार्टी के, वो भी अपने समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। तो आखिरकार चौहानों की इतनी बड़ी हिस्सेदारी होने के बावजूद भी चौहान समाज तक पीछे क्यों रह गया, बड़ा नेता क्यों नहीं चुन पाया? देखिए भैया, सबसे बड़ी कमी हमारे चौहान समाज की यही है। मैं यही कहूंगी कि हमारे समाज में हमारा यूनियन नहीं मजबूत है। हमारा चौहान समाज में जो एकता है वो नहीं बन पाया है अभी तक। हमारे चौहान समाज अभी भी बिखरे हुए हैं। सबसे पहले तो बिखरने का कारण हमारे चौहान समाज ही है। यहाँ हमारे चौहान समाज में मैं देखती हूँ कि हमारे 24 राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बने हुए हैं। कैसे ना? जैसे समाजवादी पार्टी के एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, एक ही हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक ही बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन हमारे चौहान समाज में 24 पार्टियां बनी हुई है, और 24 पार्टियों के 24 राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। जैसे अभी तक इधर के मैं बता दूं, आजमगढ़ जिले की तरफ से एक हमारे गोरखपुर से अनिल सिंह चौहान जी हैं, कमलेश चौहान जी हैं, संजय सिंह चौहान जी हैं। तो जब इतनी ही एक ही मंडल में 3-3 हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 3 पार्टियां हैं, तो कुछ चौहानों को लेकर उधर वो गुमराह कर रहे हैं अनिल सिंह चौहान जी, कुछ चौहानों को कमलेश चौहान जी जो है कि गुमराह किए हुए हैं, कुछ चौहानों को हमारे संजय सिंह चौहान जी, हमारे संजय सिंह चौहान को मैं ये नहीं कहूंगी कि गुमराह किए हैं, क्योंकि सर्वप्रथम अगर चौहान समाज में जागरूकता लाने का काम किए हैं तो संजय सिंह चौहान जी चढ़ बढ़ के पार्टी बनाए और चढ़ बढ़ के चौहानों को जोड़ने का भी काम किए। और चौहान समाज भी अब जो कारण रहा हो, जिसकी वजह से हमारी जनवादी पार्टी पीछे हो गई और अभी तक ही पीछे है। लेकिन उसके बाद हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान जी हैं, जेल चले जाते हैं किसी गाड़ी ओड़ी फूकने के जुर्म में, तो काफी समय तक वो जेल में रहे। और इसी बीच 24 पार्टियां और बन गई। हाँ, और वो 24 पार्टियां सिर्फ चौहान को गुमराह करने के लिए बनी हुई है। और मैम हालांकि जैसे कि मैं आपने बताया कि चौहान समाज में कई सारी पार्टियां हैं, तो मैम हालांकि आप एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आप ही चौहान है, तो मैम अगर आपको संदेश देना होगा चौहानों के प्रति कुछ कहना हो, तो क्या कहेंगे कि चौहान भी अपना जैसे कि अपने एक नेता माने, उत्तर प्रदेश में एक नेता माने, उसके नेता के पीछे चल के एक अपना अस्तित्व क्रिएट करे, कैसे मैम देखेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं चौहान समाज में मैं जाऊंगी तो मैं सबसे पहले तो मैं अपना परिचय में यही बताऊंगी कि मैं समाजवादी पार्टी की नेत्री हूं। और रीजन है मुझे समाजवादी पार्टी में आने का, क्योंकि समाजवादी पार्टी में जब से मैं आई हूं तो मैंने देखा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो पीडीए को लेकर जो काम कर रहे हैं, मुझे बहुत ही इनका अच्छा विचार लगा। और जो ये पीडीए जो बनाए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत ही समझदार, बहुत ही शिक्षित, बहुत ही बेहतरीन नेता हमारे देश और प्रदेश के लिए हैं। ऐसे नेता नहीं जो ऐसे सुझाव, ऐसी चीजें, ऐसी टेक्निक चीजें लेकर वो आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अखिलेश यादव जी में
ये सारी चीजें तो है कि जो हमारे देश और प्रदेश दोनों के हितकारी के लिए हमारे ये नेता बेहतर रहेंगे। और मैम जब मैं गाजीपुर देखा, गाजीपुर में एक हत्याकांड हुआ, ठीक है मैम। तो वहाँ पे 1-2 दिन पहले समाजवादी पार्टी का, आपकी के पार्टी का डेलीगेशन गया था, जिस पर पुलिस की मौजूदगी में पथराव हो गया। और अब इसके बाद जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पता चला, तो 29 तारीख को वहाँ पे परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो मैम ऐसा ना हो कि फिर अखिलेश जी आ रहे हैं, उसमें पथराव हो जाओ, क्योंकि मैम वहाँ जब हुआ ना, तो मैम वहाँ पे पूर्व मंत्री जी थे, 2-2 विधायक थे, समाज मतलब डेलीगेट, मतलब कि प्रदेश, अरे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सब कुछ थे। मैम आगे क्या कहीं हो सकता है कि आज मैं बता दूं कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं भैया, पथराव तो क्या, उनको कोई चू तक नहीं कर पाएगा, वो ऐसे हमारे नेता हैं, ठीक है ना। और 29 तारीख को आ रहे हैं, किसी में दम नहीं है कि अखिलेश यादव के काफिला को कोई रोक लेगा या चाहे हमारे अखिलेश यादव जी को रोक लेगा। ठीक, चौहान समाज की रैली को गोरखपुर में रोक लिया गया, तो कहीं न कहीं चौहान समाज की कमजोरी को लोग पकड़े हुए हैं, चौहान समाज की कमजोरी को जानते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जो नेता है ना, वो पूरे पीडीए परिवार के साथ चलते हैं, पूरा पीडीए उनके साथ लगा हुआ है। और जब ऐसा होगा वो तो अनचकले में कर लिए, क्योंकि जब जब बीजेपी डरती है ना, प्रशासन को ही आगे करती है। ये नारा हम लोगों का है और हम लोगों ने नारा दिया हुआ है कि जब जब जोगी मोदी डरते हैं तो प्रशासन को आगे करते हैं। तो वही काम है कि जब हमारे समाजवादी पार्टी के नेता गए, पथराव जो किया गया वो अचानक से किया गया है। ये लोग ये बेहूदगी वाला काम किए हैं, पथराव करके बेहूदगी, और ये चीज समझिए कि एक पीडीए को भड़काने वाला काम किए हैं। जो आज पीडीए परिवार ही है ना, वो जो निशा शर्मा जी हैं, चाहे विश्वकर्मा जी हैं, विश्वकर्मा जी हैं, उनका जो रेप करके हत्या कर दिया गया है। तो ऐसे भैया देखिए, तमाम बहन बेटियों की हत्याएं की जाती है, जो कि कुछ ऐसे लोगों की हत्या को सोशल मीडिया पे उजागर कर दिया जाता है। लेकिन बहुत कुछ लोग की ऐसी हत्याएं होती हैं, रेप करके फेंक दिया जाता है या हत्याएं कर दी जाती हैं, तो उनको नहीं उजागर किया जा पाता है। जो बहुत कमजोर वर्ग के, बहुत कमजोर परिवार के लोग होते हैं, वो लोगों की छिपा दी जाती है। अब ये बताइए कि समाजवादी के नेता वहां पहुंचते हैं तो बहुत बड़ा जो है कि बवंडर खड़ा होता है, लेकिन उसी बवंडर को दबाने के लिए, उसी तूफान को रोकने के लिए बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी के लोगों ने वहां पे अपना हाई कमांडर भेजकर पथराव कराने का काम किए। लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, मैं तो यही कहूंगी कि अब हमारे पीडीए परिवार के जननायक पहुंच रहे हैं गाजीपुर में, और किसकी औकात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रोक ले और उनके काफिला को रोक ले। मैं एक महिला होकर मैं ये दावे के साथ कह रही हूँ, अखिलेश यादव को रोकने के लिए दुनिया में कोई ऐसा है यही नहीं कि जो रोक पाएगा। बस ईश्वर ही एक ऐसे हैं, मैं देखिए भगवान को कहूंगी, मालिक ही ऐसे हैं कि वो बड़े बड़े हस्तियों को मिटाने का काम करते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को। मैं उनसे वो नहीं कहती हूँ, लेकिन जो ये लोग जो है ना, जो घुसखोर हैं, बीजेपी के दलाल हैं, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के बिकाऊ लोग हैं, इनकी मैं बात कर रही हूँ। इनकी औकात नहीं है कि उनको टच भी कर पाएंगे। और मैम आगामी 2027 का चुनाव भी आने वाला है, तो मैम बीजेपी के लोग कहते हैं कि सपा इस बार साफ हो जाएगी, तो क्या लगता है सपा साफ हो जाएगी कि? एक चीज मैं बता दूं कि जो 2027 का चुनाव, अभी 2024 का चुनाव आप लोगों ने देखा है, हमारे पूर्वांचल से 37 सीटें हमारे अखिलेश यादव जी जो है अकेले दम पे ला दिए, पीडीए परिवार के साथ चलकर ला दिए। तो इस बार बीजेपी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी डर बनी हुई है। ऐसे उस बार भी हम लोग देखें कि 400 पार 400 पार, और 400 पार का नारा कब तक था? पूरे जब चुनाव वोट पड़ गया, काउंटिंग के समय तक 400 पार का नारा मैं सोशल मीडिया पे देखती रही। लेकिन जब काउंटिंग होने लगा, जिस दिन काउंटिंग था उस दिन 400, जब हर जगह से हमारे सांसद बनने लगे, तब ये धीरे धीरे 400 पार वाला कम होने लगे। और वही हमारे, मैं अपने पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को धन्यवाद करती हूँ, यहाँ के अपने पीडीए परिवार को धन्यवाद करती हूँ कि जो इस बार 2024 में इन लोगों ने बीजेपी को औकात दिखाने का काम किए हैं। और बिहार से चुनाव हार कर, और यहाँ जो है कि भाजपा बीजेपी को वहां जिताया गया था, बिहार में बीजेपी जीती थी,
लेकिन यहाँ के लोग ने उनको उनका पैर ही तोड़ने का काम कर दिया, बैसाखी पे लटका के खड़ा कर दिए। उत्तर प्रदेश अकेला, ये भी जल्दी। यानी 2027 के चुनाव में कहीं ना कहीं लगता है कि अखिलेश यादव जी की सरकार 2027 में भैया बीजेपी की सरकार पूरे एकदम समझिए कि बुरी तरीके से हारेगी। मैं तो यही कहूंगी कि ये लोग चुनाव न लड़े तो बेहतर रहेगा। 2027 में इनकी सरकार बहुत बुरी तरीके से हारने वाली है और अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत से इनकी सरकार हम लोग बनाएंगे। और हम ही नहीं, पूरे पीडीए परिवार में, जिसमें आज हमारे चौहान समाज भी अखिलेश सरकार का सपोर्ट करेगा, समर्थन करेगा। बशर्ते मैं अखिलेश यादव जी से यही कहूंगी कि इस बार हमारे चौहान समाज को लोकसभा में एक भी टिकट नहीं दिया गया था, विधानसभा में नहीं टिकट दिया गया था, लेकिन इस बार विधानसभा में कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारे समाज को 15 टिकट उत्तर प्रदेश में देने का काम करेंगे। और हम सभी चौहान समाज 100% अखिलेश यादव के साथ खड़े होकर अखिलेश यादव की सरकार बनाने का काम भी हम लोग करेंगे। और मैम अब तो हुआ, अब मैं एक पर्सनल में सवाल पूछूंगा क्योंकि आपके जज्बा को मैंने देखा, जिस प्रकार से आपने बात किया, और पिछले मैंने कई आपके सोशल मीडिया हैंडल में भी देखा कि मैम लोग कहते हैं कि लड़कियों और औरतों को इस माहौल में आना, चुनाव में आना, चाहे नेता बनना, नेतागिरी करना बहुत ही मुश्किल का काम है, नामुमकिन है। तो मैम कैसे आप लोग तो औरतों का काम होता है घर में चूल्हा चौकी करना, लेकिन आप गाँव से होकर इतने अच्छे पौधान पे पहुंची, समाजवादी पार्टी के नेत्री बनी, कैसे मैम अपने आप को इस चीज की? अच्छा भैया देखिए, एक चीज मैं बता दूं, अगर महिलाएं ना अपना घर चला सकती हैं ना, तो वो एक देश भी चला सकती हैं, प्रदेश भी चला सकती हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट भी चला सकती हैं। महिलाएं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जैसे पुरुष को पैदा करके और देश का प्रधानमंत्री बना सकती है महिला, ठीक ना। सबसे बड़ी भूमिका महिला की होती है, भले वो प्रधानमंत्री बल्कि अपने बीबी को भूल जा, अपने माँ को भूल जा, लेकिन मैं इस बात को पूरे दावे के साथ कर सकती हूँ कि महिलाएं जो कर सकती हैं शायद वो पुरुष नहीं कर सकते हैं। पुरुष झूठे वादे करते हैं, देश और जनता के लिए गुमराह करने का काम करते हैं, लेकिन महिलाएं जो करती हैं ना और जो कहती हैं वो कभी झूठा वादा नहीं करती हैं, और जो बोलती हैं सत्य बोलती हैं, समाज को, जनता को कभी गुमराह करने का काम नहीं करती हैं। और मैम एक सवाल एक और लास्ट सवाल, और एक चीज और मैं बताऊंगी कि मैं महिला होकर इतना जो स्ट्रगल कर रही हूँ, पहले तो मैं समझिए भैया मैं जीरो से उठकर अभी हीरो तो नहीं बनी हूँ, लेकिन जो भी चीजें अब सामान्य तरीके से मैं अपना जीवन यापन कर रही हूँ, जो आज मैं भरपेट भोजन खाकर अपने 2-4 बच्चों का परवरिश कर रही हूँ, पढ़ा लिखा रही हूँ, तो एक कहीं ना कहीं मेरे मेहनत का ये फल है और संघर्ष का फल है। मैं अपने जीवन में बहुत संघर्ष की हूँ और समझिए कि मैं जब अपने ससुराल में आई थी तो जीरो स्टेज पे मैं खड़ी थी, आज जीरो से समझिए कि मैं 10 नंबर पे हूँ। लोगों के प्रति जहाँ अन्याय होता है आपको याद किया जाता है। जी जी हाँ, ये तो है, ये तो लोगों को भी लगता है कि सरोज चौहान भाई देखिए फाइट करने वाली महिला है, वो जो भी चीज है अगर सही चीज है तो भैया मैं किसी से नहीं डरती हूँ, मैं न सरकार से डरती हूँ न मैं प्रशासन से डरती हूँ, इसलिए कि अगर मेरा मुद्दा सही है, मेरा जगह सही है, तो मैं किस लिए डरूंगी। मैं संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक जो बाबा साहब का संविधान है उसके तरीके से अगर मैं लड़ाई लड़ती हूँ, इसीलिए मैं लड़ती हूँ कि यहाँ पे जो लोग गुमराह करते हैं या लोगों को परेशान करते हैं तो मुझसे रहा नहीं जाता है। गरीबों को सताना, गरीबों को दुख देना, सबसे ज्यादा नेता की जरूरत उन्हीं लोगों के बीच में होती है जो लोग गरीब असहाय होते हैं। नेता लोग पहुंच भी नहीं पाते हैं, बहुत कम ही नेता लोग पहुंच पाते हैं, लेकिन सबसे जरूरत जो है ना गरीबों को होती है नेताओं की। हालांकि मैम आप महिला हैं, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो महिलाएं अपने आप को कमजोर मानते हैं, कुछ कर नहीं पाते, जैसे नहीं था कि मैं करना चाहती हूँ कर नहीं पाती हूँ, लेकिन आपने बहुत ऊपर तो गया। इस पर बता दो, इस पर मैं यही कहूंगी, देखिए महिलाएं भैया बहुत ताकतवर होती हैं, इनको कहा जाता तो आदि शक्ति का रूप दिया गया, आदि शक्ति कहा भी जाता है। तो महिलाएं अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाती हैं कुछ महिलाएं, लेकिन हर महिलाओं के अंदर वो शक्ति है। किसी महिलाओं की वो शक्ति जग जाती है, किसी महिलाओं की नहीं जग पाती है, वो डरती है, उनके अंदर एक भय बना होता है कि शायद मैं बोल दूं कुछ गलत हो जाएगा तो मुझे जो है कि लोग सजा सुना देंगे या प्रशासन मुझे प्रताड़ित करने लगेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने अंदर के भय को निकाल देना चाहिए और अपने अंदर जो वो शक्ति है, जो आदि शक्ति
हर महिलाओं के अंदर है। उसको जागरूक जिस दिन करेंगी ना, उस दिन जो है कि हर महिलाएं उभर के आ जाएंगी बाहर। और मैम एक मेरा लास्ट सवाल आपसे है कि मैम आपको मैंने गोरखपुर हत्याकांड की वीडियो में देखा, और जो यहाँ जखनिया गई थी मैं वहाँ भी देखा। आपके साथ एक चौहानों के नेता भी माने जाते हैं, पवन चौहान जी, वो आपके साथ थे, आप भी उनके साथ थे। मैं हर जगह देखा, कई जगह ऐसा, चाहे गोरखपुर हुआ, चाहे बलिया हुआ, चाहे मऊ हुआ, चाहे बनारस, कई जगह आपको देखा उनके साथ। तो मैम जो पवन चौहान जी है, उनके पक्ष में क्या कहना चाहेंगे, और पवन जी हैं तो क्या है? देखिए भैया, सबसे पहले तो मैं पवन चौहान को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारे चौहान समाज में और इनका जो मेहनत रहता है बहुत ही सराहनीय है पवन चौहान जी का। और मैं पूरा विश्वास करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि पवन चौहान जैसे सभी लोग अगर बन जाएंगे ना, तो आज हमारे समाज में 24 पार्टियां नहीं रहेंगी, सिर्फ एक पार्टी रहेगी और मजबूत पार्टी रहेगी। पवन चौहान जी के साथ हमारा वीडियो लोग देखे सोशल मीडिया पे, जिससे उसका भी सवाल मेरे सामने आया कि सरोज समाजवादी पार्टी की नेत्री होकर जनवादी पार्टी के नेता के साथ हल्ला कर रही है, आवाज उठा रही है। तो मैं भैया देखिए, आज आपके इस नेटवर्क हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से मैं आज स्पष्ट तरीके से बता देती हूँ कि मैं समाजवादी थी, हूँ और रहूंगी, और समाजवादी की पार्टी की मैं कट्टर नेत्री हूँ, ये भी जान लीजिए। मैं कट्टर समर्थक हूँ समाजवादी पार्टी की। और कहा जाए तो मैं जो चीज डिम्पल यादव जी हमारी महिलाओं की एक बुलंद आवाज है, ऐसे मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपने चौहान समाज से महिलाओं की एक बुलंद आवाज बनूं। और जो लोग हमारे वीडियो को, पवन चौहान की वीडियो को देख कर कहने लगे कि ये जनवादी पार्टी के नेता के साथ सरोज है, तो उनके भी तो नेता लोग कहे होंगे कि ये तो समाजवादी पार्टी की नेत्री के साथ हैं। तो इन लोगों का ये भ्रामक है भैया, ये लोग बस देखने का काम करते हैं, समझने का काम नहीं लोग करते हैं। और सबसे बड़ी चीज, इसको फैलाने वाले हमारे ही समाज के लोग हैं। अगर कहीं भी चौहान समाज में किसी भी महिला के साथ, चाहे किसी भी परिवार के साथ अगर अपराध होता है, अन्याय होता है, पवन चौहान भी वहीं पहुंचते हैं, सरोज चौहान भी वहीं पहुंचती हैं। और उनके अन्याय के लिए हम दोनों भाई बहन मिलकर अपना हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर उनको न्याय दिलाने का हम लोग काम करते हैं। न कि हम पार्टी को लेकर काम करते हैं वहां पे, न तो वो पार्टी को लेकर। बस हम लोग इसलिए काम करते हैं कि हम लोग चौहान समाज के एक नेता हैं, वो जनवादी पार्टी से है, मैं चौहान समाज से समाजवादी पार्टी से हूँ। और हम दोनों भाई बहन कंधा से कंधा मिलाते हैं और उनको न्याय दिलाने का भी हम लोग काम किए थे। चाहे भुड़कुआ कोतवाली का भी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, उस महिला को न्याय दिलाने का हम और पवन चौहान जी काम किए थे। और हमारे राजकुमार चौहान जी के साथ जो हत्या हुआ था, वहां पे भी हम लोग दोनों भाई बहन और पूरी हमारे चौहान समाज की टीम वहां पहुंची थी। और मैम एक मैम व्यक्तिगत सवाल कि जो पवन चौहान है, उनकी विचारधाराएं जो और आप हैं, आपकी विचारधाराओं में फर्क कुछ है या सेम ही है? हमारा विचारधारा और पवन चौहान जी का विचारधारा, दोनों लोग का विचारधारा सेम है भैया। और हम लोग एक ही विचारधारा के हैं, और हम लोग उसी विचारधारा के साथ चलेंगे, दोनों भाई बहन मिलकर, और अपने समाज को एकत्रित करने का काम करेंगे। जो हम दोनों लोगों को, हमारे समाज को उचित लगेगा, हमारे समाज को जो उचित लगेगा, उसी के अनुसार हम दोनों भाई बहन काम भी करेंगे। अपने समाज को आने वाले समय में आप देखिएगा कि बहुत ही मजबूत तरीके से जोड़कर हम लोग काम करेंगे, और दिखाएंगे भी कि चौहान समाज को कैसे एकत्रित किया जाता है और कैसे उनको संगठित किया जाता है। मैम आगामी 2027 का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसमें चौहान समाज क्या देखकर समाजवादी पार्टी को वोट करे, चाहे बीजेपी को ना वोट करे, क्या समझ के कि जैसे कि चौहान समाज कोई बड़ा नेता नहीं है, ठीक है मैम, आप चौहान समाज की एक महिला हैं जो एक अच्छी नेत्री है समाजवादी पार्टी में, तो चौहान समाज कैसे अपने नेता को मान के 27 के चुनाव अपना वोट कहाँ करे, कैसे करे, क्या बताएंगे? 2027 के चुनाव में हमारा चौहान समाज जो है कि बीजेपी को तो नहीं वोट देना है, क्योंकि क्यों मैम, कैसा क्यों? इसलिए नहीं देना है कि 95% वोट हमारे चौहान समाज का ये बीजेपी की सरकार लेकर अपना सरकार बनाने का काम की, देश में भी प्रदेश में भी इनकी सरकार बनी, और 95% हमारे चौहान समाज का वोट बीजेपी को गया है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि यही बीजेपी की सरकार सबसे बड़ा अगर अन्याय करने का काम किया तो चौहान समाज के साथ किया है। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट जो है कि ये चौहान समाज को नहीं दिए,
और विधानसभा के भी चुनाव में बीजेपी की सरकार ने 95% वोट लेकर भी एक भी विधानसभा की सीट हमारे चौहान समाज को नहीं दिया। इसीलिए हम लोग जो है कि बीजेपी को एकदम यहाँ से बाइकआउट करते हैं अपने प्रदेश से, और सपा को इसलिए वोट करना चाहते हैं कि जब से हमारे श्रद्धेय नेताजी रहे मुलायम सिंह यादव जी, तब से मैं देख रही हूँ कि यहाँ से ये सिर्फ चौहान समाज के नेता ही नहीं, समझिए कि मजबूत नेता पैदा करके हमारे चौहान समाज में भेजने का काम किए। एक तो दारा चौहान ही है, अगर वो नेता बने हैं तो समाजवादी पार्टी ही उनको नेता बनाई है। और चूंकि यहाँ पे जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आए हैं, जब एक घोसी लोकसभा विधानसभा से दारा चौहान को टिकट मिलने वाला था, लेकिन बीजेपी वालों ने इनको मंत्री पद देने के लिए लालच देने का काम किए, जिस लालच में आकर यही दारा चौहान समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में चले गए। और वो सिर्फ अपने लिए गए हैं, चौहान समाज के लिए नहीं गए हैं, सिर्फ अपने लिए। वो अपने मंत्री बन गए, अपने कुछ भी, अगर मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे बीजेपी में जाकर, तब भी वो अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और अखिलेश यादव जी इस बार पिछली साल 2024 में हम लोगों का 4 मई को लोहिया सभागार लखनऊ में हम लोगों का मीटिंग था चौहान समाज का। तो अखिलेश भैया ने एक वादा किए हुए हैं 2027 के लिए कि चौहान समाज हमारे साथ रहेगा, तो मैं अपने चौहान समाज को टिकट देने का काम मैं जरूर करूंगा। और मैं उम्मीद और पूरा विश्वास करती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहे हैं वो अपना वादा पूरा करेंगे 2027 में, क्योंकि हमारे चौहान समाज के लोग, जो लोग बीजेपी में थे, वो लोग भी अब हमारे समाजवादी पार्टी का समर्थक हैं और समर्थन करेंगे 2027 तक। लेकिन हमारे समाज के, चौहान समाज को कम से कम भैया हमारे प्रदेश में 15 टिकट दे दें, जिससे हमारे चौहान समाज में एकता भी हो जाएगी। उसी टिकट की वजह से भैया की सरकार भी बनेगी और हमारा वोट जो बटा हुआ है इधर उधर, वो हमारा वोट एकत्रित होकर समाजवादी पार्टी के लिए जाएगा और 100% जाएगा। ये नहीं है कि हमारा समाजवादी पार्टी से टिकट मिल गया तो फिर हमारा समाज कहीं और वोट करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारा समाज जो है 100% समाजवादी पार्टी को वोट करेगा।